मूवी के स्टार्ट में एक आवाज आती है, क्या तुम्हें याद है? दूसरा आदमी कहता है कि उसे कुछ याद नहीं और पहला आदमी ऑर्डर देता है कि किल हिम, मार दो उसे। यहाँ जिन की आंख खुल जाती है। इस लड़के का पूरा नाम जिन सोक था, बस इस नाम को उल्टा करके पढ़ लेना। यह अपनी फैमिली के साथ, जिसमें पेरेंट्स और इसका एक बड़ा भाई शामिल है, एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। अभी ये लोग उसी नए घर में जा रहे थे। जिन के बड़े भाई का नाम यू सोक था। जिन बताता है कि उसका बड़ा भाई हर चीज में बहुत अच्छा था, यानी स्कूल यूनिवर्सिटी में टॉप करना, हर स्पोर्ट में अच्छा खेलना, और यहाँ तक कि वो ड्रिंक या स्मोक भी नहीं करता था, यानी कि वो बिल्कुल परफेक्ट था, जिसकी वजह से लोग उससे मोहब्बत भी करते और बहुत से लोग उससे जलते भी। और जिन तो अपने बड़े भाई का फैन था। लेकिन एक साल पहले यू के कार एक्सीडेंट की वजह से उसका लेफ्ट लेग इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा के चलता था। और जिन अपने बारे में बताता है कि उसे कभी कभी पढ़ाई की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके लिए वो मेडिसिन लेता था। अब सारे लोग घर में सामान शिफ्ट कर रहे थे और आज की डेट थी मई 5, 1997। नेक्स्ट सीन में यू अपना सामान जिन के कमरे में रखता है। जिन इस बारे में पूछता है तो यू कहता है कि पुराने मालिक मकान ने अपना सामान दूसरे कमरे में रखा हुआ है और वो लॉक्ड है। यू और जिन दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। यू बताता है कि पुराना मालिक मकान अपना सामान आके ले जाएगा, इसलिए ज्यादा देर के लिए मैं तुम्हारे कमरे में नहीं रुकूंगा। इन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है और यू बाहर चला जाता है। कमरे में सामान रखते वक्त एक वर्कर से चीजें गिर जाती है। जिन उसकी मदद करता है। वर्कर यू के बारे में पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बड़ा भाई है? जिन कहता है कि हाँ, हम दोनों लगते नहीं है लेकिन हम लोग भाई हैं। वर्कर यू की एज के बारे में पूछता है, लेकिन उस वक्त तक यू वापस आ जाता है। वो उस वर्कर को नीचे भेज देता है। रात हो जाती है और सब लोग खाना खाते हैं। इनके बीच में फिर थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है और जिन के फादर कहते हैं कि उस रूम में हरगिज मत जाना, क्योंकि पुराने मालिक मकान का सामान रखा हुआ है। उसने सख्ती से मना किया है कि उस कमरे में कोई न जाए, वो 1 महीने में सामान को ले जाएगा। ये कमरा 2nd फ्लोर पे था। इनकी कन्वर्सेशन के दरमियान उसी कमरे से कुछ चीज गिरने की आवाज आती है। जिन कहता है कि उसे कोई आवाज आई है, लेकिन फैमिली कहती है कि नहीं, ये बादल गरजने की आवाज थी। उसी वक्त बादल गरजते हैं। अब जिन पढ़ाई कर रहा होता है। पढ़ाई करने के बाद जिन सोने जाता है तो यू कहता है कि टेंशन मत लो, इस बार तुम एग्जाम जरूर पास कर लोगे। यू सो जाता है और जिन गाने सुनने लगता है। गाने सुनते वक्त उसे फिर आवाज आती है तो वो इग्नोर करता है, लेकिन फिर दोबारा उसी कमरे में से आवाज आती है तो जिन उस तरफ जाता है। जिन को याद आता है कि उसके फादर ने यहाँ जाने से मना किया है, लेकिन वो फिर भी जाने ही वाला था कि वहाँ यू आ जाता है। वो यू को कहता है कि इस कमरे से आवाज आ रही है, लेकिन यू कान लगा के सुनता है तो वहाँ उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। वो दोनों घर से बाहर चले जाते हैं फ्रेश एयर लेने के लिए। बाहर बारिश हो रही थी। ये दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं तो यू के फादर की कॉल आती है। वो यू को कहते हैं कि अगर तुम घर से बाहर हो तो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उनको लेते आना। यू जिन को कहता है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आता हूँ। यू चला जाता है और जिन फिर से गाने सुनने लगता है। यू थोड़ा आगे जाता है तो कोई लोग उसका रास्ता रोकते हैं। वो उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो, लेकिन वो उससे लड़ने लगते हैं, वो उसे मारते हैं। यू भी अपना सेल्फ डिफेंस करता है, लेकिन वो किसी तरह उसको गाड़ी में बैठाते हैं। वो गाड़ी से फिर भागता है और दूसरी तरफ जिन गाने सुन रहा था। जिन देखता है कि कुछ लोग लड़ रहे हैं। जब वो गौर से देखता है तो वो यू को मार रहे थे। वो चिल्लाता है, वो उनके पीछे भागता है, लेकिन उस वक्त तक वो यू को घसीट के गाड़ी में बिठा चुके थे और वहां से चले जाते हैं। लेकिन जिन गाड़ी का नंबर याद कर लेता है। वो घर जाता है और अपने पेरेंट्स को बताता है कि यू को किडनैप कर लिया गया है। ये कहती है जिन बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन बेड पे था और उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है कि किल हिम। उसकी आंख खुल जाती है और वहाँ पे उसके पेरेंट्स थे। जिन यू के बारे में पूछता है तो पेरेंट्स बताते हैं कि वो अभी तक घर वापस नहीं आया, उन्होंने पुलिस को बता दिया है और डिटेक्टिव कल रात के बारे में तुमसे बात करना चाहते हैं। अब डिटेक्टिव्स उनके घर पे आते हैं। डिटेक्टिव्स जिन से पूछते हैं कि क्या तुमने उन आदमियों की शक्ल देखी? जिन कहता है कि अंधेरे और बारिश की वजह से मुझे उनकी शक्ल दिखाई नहीं दी। जिन कहता है कि मैंने आपको नंबर प्लेट के बारे में बताया था, क्या आपने उसे देखा? डिटेक्टिव्स कहते हैं कि हमने देखा, लेकिन ऐसी कोई लाइसेंस प्लेट है ही नहीं। जिन कहता है कि उसने गाड़ी का नंबर सही से देखा था। यहाँ पे जिन गाड़ी की नंबर प्लेट बिल्कुल सही बता रहा था। डिटेक्टिव्स कहते हैं कि अंधेरे की वजह से तुमने गलत पढ़ा होगा। दिन गुजरते जाते हैं, यहाँ तक कि 2 हफ्ते हो जाते हैं। ना किडनैपर्स की कॉल आती है और ना कुछ यू का पता था। डिटेक्टिव्स भी बोर हो चुके थे। जिन सो रहा था, उसे फिर वही किल हिम वाली आवाज आती है और उसकी आंख खुलती है। उसे उसी कमरे से आवाजें आती हैं। अंदर से कोई उस दरवाजे को खोलता है। जिन डर के मारे अपने आप को ब्लैंकेट में छुपा लेता है। अब जिन के कमरे का दरवाजा कोई खोलता है। बहुत देर बाद कुछ भी नहीं होता। जिन ब्लैंकेट से बाहर निकलता है तो वो देखता है दरवाजा उसी तरह बंद ही था। जिन सुकून की सांस भरता है। उसे लगता है कि ये उसका वहम था, लेकिन अगली ही पल कोई चुड़ैल उस पे हमला करती है। यहाँ जिनकी आंख खुल जाती है। ये सिर्फ उसका ख्वाब था। सुबह उठता है तो पेरेंट्स उसे बताते हैं कि यू घर वापस आ चुका है। यू पूरे 19 दिन बाद घर वापस आया था।
यू को कुछ भी याद नहीं था कि 19 दिनों में उसके साथ क्या हुआ। डॉक्टर कहते हैं कि यू को इतना शॉक लगा है जिसकी वजह से उसकी पिछले 19 दिनों में उसके साथ क्या हुआ वो सब वो भूल गया है। और ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी याददाश्त वापस आ जाए। नेक्स्ट सीन में जिन यू से सॉरी बोलता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। यू कहता है कि इसमें सॉरी कहने की क्या बात है, अब दोनों सो जाते हैं। आधी रात को यू उठता है और घर से बाहर चला जाता है। गेट की आवाज सुन के जिन की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि यू अपने बेड पे नहीं है। जिन दोबारा सो जाता है। सुबह होती है तो यू अपने बेड पे ही था। जिन किचन में जाता है अपनी मेडिसिन लेने तो उसके हाथ से मेडिसिन गिर के कैबिनेट के नीचे चली जाती है। वो वहाँ से मेडिसिन निकालने की कोशिश करता है। उसी वक्त यू आ जाता है। दोनों मिलकर साथ में नाश्ता करते हैं। जिन कहता है कि कल रात तुम कहाँ गए थे। यू कहता है कि कल रात तो वो कहीं नहीं गया। जिन कहता है कि मैंने गेट की आवाज भी सुनी। यू कहता है कि शायद तुमने ख्वाब देखा होगा। यू अब जॉब पे जाता है। जिन नोटिस करता है कि वो दूसरी तरह लंगड़ा रहा था। जिन उससे पूछता है कि तुम्हारे राइट लेग पे कुछ हुआ है। यू को उसकी बात समझ नहीं आती। जिन कहता है कि तुम उल्टा लंगड़ा रहे हो। यू कहता है कि मजाक करना बंद करो, मुझे वाकई में जल्दी जाना है। यू जाता है और जिन नोटिस करता है कि वो अपने लेफ्ट लेग पे ही लंगड़ा रहा था। जिन को लगता है कि ये सिर्फ उसका वहम था। डिनर का टाइम हो जाता है। यू घर वापस आता है। सारे मिलकर डिनर करते हैं। अब जिन पढ़ाई कर रहा होता है और यू जाके सो जाता है। जिन पढ़ाई करते करते स्टडी टेबल पे ही सो जाता है। यू आधी रात को जिन के पास खड़ा था। वो पेंसिल उठाता है। जिन की आंख के पास रख के कंटिन्यूसली दबाता है। उस वक्त तक दबाता रहता है जब तक पेंसिल का सिक्का टूट के टेबल पे नहीं गिर जाता। यू का ये बिहेवियर काफी स्ट्रेंज था। यू दोबारा पेंसिल को उसी पोजीशन पे रख के घर से बाहर चला जाता है। जिन गेट की आवाज सुन के अपनी आंखें खोल लेता है, यानी वो सो नहीं रहा था। जिन अब यू का पीछा करता है। यू लंगड़ा के चलते चलते बिल्कुल सीधा होके चलने लगता है। ये देख के जिन शॉक्ड हो जाता है। यू टैक्सी में जाके बैठता है तो जिन भी टैक्सी लेके उसका पीछा करता है। वो दो आदमियों से मिलता है। वो यू को बॉस बुलाते हैं और ये दो आदमी वही दो डिटेक्टिव्स थे। वो सिगरेट भी पी रहा था। यू उनसे बात करके आगे जाता है तो जिन उसका दोबारा से पीछा करता है। पीछा करते वक्त यू उससे मिस हो जाता है। वो दो डिटेक्टिव्स जिन को देख लेते हैं। वो उसको पकड़ने लगते हैं। वो भाग के अपने आप को किसी जगह छुपा लेता है। अचानक से जिन को क्लोरोफॉर्म से कोई बेहोश कर लेता है और वो यू था। नेक्स्ट सीन में जिन की आंख स्टडी टेबल पे खुलती है। पीछे यू को देख के जिन डर जाता है। यू उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो भाग के अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लेता है। यू उसे दरवाजा खोलने का कहता है। जिन कहता है कि ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। कल रात मैंने तुम्हारा पीछा किया था और वो दो लोग डिटेक्टिव्स नहीं थे, वो तुम्हारे आदमी थे। यू कहता है कि वो तो कल रात सो ही रहा था, क्या तुम्हें फिर से ख्वाब आया है। जिन चिल्ला के कहता है कि उसे इतनी क्लियरली याद है तो ये ख्वाब कैसे हो सकता है। और कहता है कि जब तुम पेंसिल को मेरी आंख के सामने लेके आए थे उस वक्त भी मैं जाग रहा था। वो तो यहाँ तक कह देता है कि तुम यूसुफ नहीं हो। बाहर से आवाज आनी बंद हो जाती है। जिन पाइप लेके बाहर जाता है तो यू उससे पाइप छीन के उसे काम डाउन करता है और कहता है कि पेंसिल से लेके तुम्हारे टैक्सी लेने तक इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। जिन उसे छोड़ने का कहता है। यू कहता है कि क्या तुमने अपनी मेडिसिन कल ली थी। जिन को याद आता है कि कल उसकी मेडिसिन कैबिनेट के नीचे गिर गई थी और उसने मेडिसिन नहीं ली। जिनको बात माननी ही पड़ती है। वो अपनी मेडिसिन लेता है और यू को सॉरी कहता है। यू काम के लिए चला जाता है और जिन अपनी स्टडी करने के लिए और स्टडी टेबल पे वो देखता है कि उस पेंसिल का सिक्का पड़ा हुआ था। अगर ये सब कुछ रियलिटी में नहीं हुआ था तो पेंसिल का सिक्का वहाँ क्या कर रहा था। फिर जिनको याद आता है कि उसने ये बात बताई ही नहीं थी कि उसने पीछा करने के लिए टैक्सी ली थी, तो यू के जिन की टैक्सी लेने के बारे में कैसे पता। दूसरी तरफ हम लोग यू को देखते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल होके चल रहा था। घर पे जिनकी माँ आती है तो वो यू के बारे में बताता है कि पता नहीं उसके साथ क्या हो गया है। वो सारी बात अपनी माँ को बताता है और कहता है कि ये यूसुफ नहीं है। उसकी माँ को यकीन नहीं आ रहा था कि ये यूसुफ ने किया है। जिन कहता है कि डैड को मत बताना, रात को जब यू दोबारा गया तो हम लोग मिलके उसका पीछा करेंगे। रात को जिनकी आंख खुलती है तो वो नीचे पानी पीने जाता है। उसकी माँ फोन पर किसी से बात कर रही थी और कहती है कि उसे पता चल गया है, उसने सब कुछ मुझे बता दिया है, यहाँ तक कि उसने कह दिया कि तुम उसके भाई नहीं हो, तुम बिल्कुल ठीक होके चलते हो और ये भी पता है कि वो डिटेक्टिव्स नकली थे। जिनकी माँ को लगता है कि उसकी बातें कोई सुन रहा है। वो बाहर जाके देखती है तो बाहर कोई नहीं था। दूसरी तरफ जिन घर के बैकडोर के पीछे छुपा हुआ था। फोन पे यू कहता है कि लगता है जिन जाग गया है। वो कहती है कि नहीं, वो सो रहा था, मैं जाके चेक करती हूँ। ये बात जिन सुन लेता है और वो अभी घर के बाहर था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो किसी तरह पाइप पे चढ़ के अपनी विंडो से अपने बेड पे जाके लेट जाता है। दूसरी तरफ उसकी माँ जब कमरे में आती है तो वो ब्लैंकेट हटा के देखती है। जिन सो रहा था लेकिन उसके बाल बारिश की वजह से गीले थे। उसकी माँ समझ तो जाती है लेकिन दरवाजा बंद करके चली जाती है। दरवाजे की आवाज सुन के जिन जाग जाता है लेकिन ये क्या, उसकी
जिनकी माँ तो वहीं खड़ी थी। वो जिनको कहती है कि तुम पसीने से बिल्कुल भरे हुए हो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। नीचे वो फोन से किसी से बात कर रही थी और कहती है कि मेरा पर्दा भी फाश हो चुका है, इसलिए जल्दी पहुंचो। दूसरी तरफ जेन खिड़की से होता हुआ नीचे जाता है, लेकिन वो गिर जाता है। गिरने की आवाज उसकी माँ सुन लेती है। वो घर से बाहर जाता है। घर के बाहर उसका बाप था। वो उससे पूछता है कि क्या तुम कहीं जा रहे हो। जिन कहता है कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। उसका बाप कहता है कि तुम नहीं जा सकती। पीछे उसकी माँ भी आ जाती है। जिनका बाप कहता है कि अंदर चल के बात करते हैं, लेकिन वो वहाँ से भागना शुरू करता है। वो उसके पीछे एक आदमी को लगा देते हैं और उसे कहते हैं कि जिनको भागने मत देना। इनके दरमियान एक लंबा चेज चलता है। जिन भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो आदमी वहां से चला जाता है। जिन पुलिस वालों को सब कुछ बता देता है। पुलिस वाले कहते हैं कि पूरी फैमिली तुमसे झूठ बोल रही थी, एक्चुअली में वो तुम्हारी फैमिली नहीं थी। जिन कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि कोई तुम्हें पागल कैसे बना सकता है, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली कौन है। जिन कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो इस चीज पे क्यों यकीन कर रहा था कि ये उसकी फैमिली है। पुलिस वाले उसका रिकॉर्ड निकालते हैं, जिनकी ना कोई मिसिंग रिपोर्ट थी और ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड। पुलिस वाला कहता है कि तुम 1977 में पैदा हुए हो, इसका मतलब तुम 41 साल के हो। जिन कहता है कि वो 21 साल का है। पुलिस वाला कहता है कि अगर तुम 1977 में पैदा हुए हो तो तुम 41 के ही हुए ना। जिन कहता है कि नहीं, ये साल 1997 है तो वो 21 का हुआ ना। पुलिस स्टेशन में सारे उसकी बात सुन के हंसने लगते हैं और पुलिस वाला कहता है कि गौर से देखो आज डेट कौन सी है, ये साल 1997 नहीं बल्कि 2017 है। पुलिस स्टेशन में दो लड़के उसकी वीडियो बना रहे थे, जिनके हाथ में स्मार्टफोन था। जिनकी दुनिया ही घूम जाती है। वो उठता है और अपने आप को शीशे में देखता है और यहाँ पे होता है मूवी को ट्विस्ट कर देने वाला सीन। जिन 21 साल का लड़का नहीं बल्कि 41 साल का आदमी था। पुलिस वालों को यही लगता है कि या तो ये पागल है या इन्हें पागल बना रहा है। जिन घर जाता है, घर में कोई नहीं था। सेकंड फ्लोर पे गाने की आवाज आती है और ये वही कमरा था जो बंद रहता था। वो अंदर जाता है तो वहाँ पे दो पुतले पड़े थे और कमरे में हर जगह खून ही खून था। जिन कहता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसी वक्त यू आता है और कहता है कि लगता है उनका प्लान फिर से फेल हो गया। पीछे जिन के नकली पेरेंट्स भी आ जाते हैं। जिन उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने ये सब क्यों किया। यू कहता है कि आज से 20 साल पहले इसी कमरे में दो लोगों का कत्ल हुआ था, यानी 1997 को। अब हम लोग पास का सीन देखते हैं जहाँ पे उस कमरे से एक औरत और उसकी बेटी की लाश लेके जा रहे थे। पुलिस वाले किलर को ढूंढते रहे, लेकिन कोई सुराग न होने पे ये केस एक मिस्ट्री बना रहा। साल गुजरते गए लेकिन किलर का कुछ पता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता लोग भी इस केस के बारे में भूल गए और 15 साल गुजर गए। 15 साल बाद इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताती चलूं कि कोरिया के अंदर एक रूल है, अगर कोई केस 15 साल के अंदर सॉल्व नहीं होता तो उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। इस केस के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन विक्टिम की फैमिली चाहती थी कि किलर का पता चले और किलर का पता लगाने के लिए उन्होंने एक स्पेशल आदमी को ये टास्क दिया, जो कि ऑब्वियसली यू था। यू इस केस पे स्टडी करता रहा और महीने गुजरते गए, यहाँ तक कि 4 साल गुजर गए। लेकिन फाइनली एक दिन उन्हें किलर मिल गया, यानी कि जिन। वो जिन को टॉर्चर करते रहे, लेकिन जिन कहता है कि उसे याद नहीं। यू कहता है कि अच्छा तो तुम्हें याद नहीं, किल हिम। दूसरा आदमी कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है, लेकिन ये सिर्फ उसे डराने के लिए था। यू कहता है कि हम बहुत दिनों तक तुम्हें टॉर्चर करते रहे, लेकिन तुमने कहा कि तुमने किसी का मर्डर नहीं किया। यू कहता है कि मुझे एक गट फीलिंग आ रही थी कि शायद तुमने मर्डर ना ही किया हो, लेकिन विक्टिम की फैमिली को पता था कि किलर यही है, लेकिन किलर को कुछ याद ही नहीं था। और ये भी कि किलर ने अकेले उन्हें मारा या किसी के साथ मिलके या किसी ने उसे ऑर्डर दिया था। इस केस को सॉल्व करने के लिए यू ने एक और एक्सपर्ट को बुलाया, जो कि फोरेंसिक हिप्नोसिस्ट थे। वो एक्सपर्ट मिस्टर पार्क थे, जो कि जिनके नकली फादर बने हुए थे। मिस्टर पार्क बताते हैं कि जिनको डिसोशिएटिव एमनीजिया की बीमारी है। इस बीमारी में इंसान अपनी लाइफ की सबसे ट्रॉमेटाइजिंग मेमोरी को भुला देता है। जिनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। उसने उस रात के बारे में सारी मेमोरीज मिटा दी थी, ऑब्वियसली जानबूझ के तो नहीं, लेकिन उसके लिए ये चीज इतनी ट्रॉमेटाइजिंग थी कि वो भुला बैठा था। मिस्टर पार्क कहते हैं कि उसकी मेमोरी को वापस लाने के लिए एक ही तरीका है कि वो जिनको हिप्नोटाइज करके उस इवेंट से पहले साल 1997 में भेज देंगे और फिर उस मर्डर वाली रात को कॉपी करेंगे, और ये करने से जिनको शायद उस रात के बारे में याद आ जाए। मिस्टर पार्क जिनको हिप्नोटाइज करते हैं और उससे सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। वो उसे 1997 में भेज देते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम किसके साथ हो। वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ और मेरी फैमिली में मेरी माँ, बाप और मेरा बड़ा भाई है। मिस्टर पार्क कहते हैं कि तुम उसी गाड़ी में 1997 में हो और तुम 21 साल के हो। वो जिनकी ये सारी इंफॉर्मेशन लेके कॉपी करते हैं। मिस्टर पार्क कहते हैं कि तुम उस वक्त तक नहीं उठोगे जब
तक मैं तुम्हें उठने का ना कह दूं। ये लोग उसी तरह गाड़ी में बैठते हैं जिस तरह जिन ने बताया था। मिस्टर पार्क कहते हैं कि मैं 3 तक गिनूंगा और तुम जाग जाओगे। वो 3 तक गिनते हैं तो जिन की आंख खुल जाती है। ये मूवी का स्टार्टिंग सीन था। जिन सबको देखता है और समझता है कि ये उसकी फैमिली है। ये लोग जिन को उसी मर्डर वाले घर लेके जाते हैं। अब यहाँ पे हमें हर चीज के बारे में पता चलता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा था। वो वर्कर जो जिन से पूछता है कि उसके बड़े भाई यानी यू की एज क्या है, क्योंकि जिन 41 साल का था लेकिन उसका बड़ा भाई उससे छोटा लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए वो उसकी एज के बारे में पूछ रहा था। और जब ये लोग खाना खा रहे थे उस वक्त जिन को उस कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। एक्चुअली में उस रूम में 2 आदमी थे जो उस कमरे को बिल्कुल क्राइम सीन की तरह सेट कर रहे थे और उनके हाथ से एक गमला टूट गया था। और जब बारिश में यू और जिन घर से बाहर गए थे, यू को जो कॉल आई थी वो एक्चुअली में मिस्टर पार्क ने की थी। उन्होंने बोला था कि क्राइम सीन सेट हो चुका है और जिन को अब अकेला छोड़ दो। वो जिन को इसलिए अकेला छोड़ रहे थे क्योंकि मर्डर की रात वो अकेला इस घर में आया था। वो मर्डर की रात को बिल्कुल सेम कॉपी कर रहे थे। उनका प्लान था कि जब जिन घर के अंदर आएगा तो ये सारी चीजें देख के उसे उस रात के बारे में याद आ जाएगा। लेकिन प्लान तो वहाँ खराब होता है जब पुलिस वाले यू को पकड़ने आ गए थे असल्ट और फ्रॉड के केस में, और जिन को लगा कि वो उसे किडनैप करके ले गए हैं। अब इनका प्लान फेल हो गया था। यू 19 डेज बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकला था। अब उन्हें क्राइम सीन को दोबारा कॉपी करना होगा जिसके लिए उन्हें बारिश की भी जरूरत थी क्योंकि उस रात बारिश भी हो रही थी। लेकिन बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था, इसलिए वो लोग बारिश होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी इंतजार के दौरान जिन को उन पे शक होने लग गया था और जिन जो गोलियां खा रहा था वो एक्चुअली में स्लीपिंग पिल्स थी। अब ये लोग फ्लैशबैक से वापस आ गए थे। ये लोग गाड़ी में बैठे थे। मिस्टर चोई यानी कि नकली यूसुफ ये सारी बातें जिन को बता रहा था। जिन कहता है कि तुम सारी बातें सच बता रहे होगे लेकिन एक चीज गलत है, मैं किसी को जान से नहीं मार सकता। मिस्टर चोई यानी कि यू उसको गाली देता है और कहता है कि तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा, तुमने तो 2 लोगों का कत्ल किया है। जिन कहता है कि वो नहीं मरेगा। वो गाड़ी का दरवाजा खोल के चलती गाड़ी से छलांग लगा लेता है। अब इनके दरमियान चेस चलता है। यू गाड़ी लेके उसके पीछे भगाता है। इस भागम दौड़ी में यू की गाड़ी बेकाबू हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यू निढाल पड़ा हुआ था और जिन सुकून की सांस लेता है, लेकिन उसी वक्त एक ट्रक आके उसे टक्कर मारता है। अब जिन भी निढाल होके पड़ा हुआ था। नेक्स्ट सीन में वो ऑपरेशन थिएटर में था। अब वहाँ पे जिन की मेमोरी वापस आती है। हम लोग फिर सीन देखते हैं 1997 का, जहाँ पे जिन एक पार्क में था। वो अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था। उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। गाड़ी ठीक हो जाती है और वो अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में बैठ के नए घर शिफ्ट हो रहा था। ये सारे गाड़ी में बैठे हुए थे और ये थी जिन की असली फैमिली। वो गाड़ी में बैठे हुए थे कि अचानक एक्सीडेंट होता है और 6 महीने बाद का हम लोग सीन देखते हैं। जिन उस एक्सीडेंट में बच गया था लेकिन उसके पेरेंट्स मारे गए थे और उसका बड़ा भाई यानी असली यूसुफ कोमा में था जिसके ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी। यू पिछले 6 महीने से कोमा में था। डॉक्टर उससे कहता है कि जल्द से जल्द हमें उसकी सर्जरी करनी होगी वरना वो मर जाएगा। जिन जॉब ढूंढता है लेकिन उसे कोई जॉब नहीं देता क्योंकि वो सिर्फ एक स्टूडेंट था। वो उधार पैसे मांगता है लेकिन कोई उसे उधार पैसे नहीं देता। वो कहता है कि वो वापस दे देगा। जिन इंटरनेट भी अप्लाई करता है कि उसे जॉब की जरूरत है, उसके साथ साथ उसे उधार पैसों की भी जरूरत है और वो वापस कर देगा। नेक्स्ट सीन में जिन को कंप्यूटर पे मैसेज आता है। ये मैसेज किसी मूनलाइट मैन ने किया था। वो जिन को कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में जॉब और पैसों की जरूरत है, तो मेरे पास एक जॉब है जिसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जिन जॉब के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि तुम्हें पैसे मिलेंगे किसी को मारने के लिए। वो आदमी जिनको दोपहर तक का टाइम देता है। वो कल दोपहर तक सोचता है और उससे पहले हाँ लिख देता है। जैसे ही वो यस पे क्लिक करता है वहाँ पे कॉल आती है। जिन कॉल उठाता है। फोन वाला आदमी उसे घर का पता बताता है और उसे इन्फॉर्मेशन देता है। वो कहता है कि उस घर में 3 लोग हैं, 2 बच्चे और 1 औरत। तुम उस औरत को मार देना और याद रहे उन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। वो उसे ये भी बताता है कि घर की चाबी कहाँ रखी होगी। जिन वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ बारिश भी हो रही थी। वो घर के अंदर जाता है। वो जब घर के अंदर था तो जिनका इरादा बदल जाता है। वो कहता है कि वो मार नहीं सकता। वो जाने वाला होता है लेकिन वहाँ वो औरत आ जाती है जो जिन को अपना हस्बैंड समझ बैठती है क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था। उसके हाथ में चाकू देख के वो अपने मुंह पे हाथ रख देती है। जिन उससे कहता है कि मैं यहाँ से जा ही रहा था, बस चिल्लाना मत। जिन बहुत पैनिक कर रहा था। उसी टाइम पे उस औरत की बेटी उसके हाथ में चाकू देख लेती है और वो चीखें मारने लगती है। जिन उसे चुप करवाने के लिए उसके पीछे भागता है और वो भी भागती है। भागम दौड़ी में जिन के हाथ से चाकू उसकी पेट में लग जाता है। इसी टाइम पे उसकी माँ आ जाती है और अपनी बेटी को इस तरह देख के चीखें मारने लगती है। जिन बहुत गुस्से में था। वो कहता है कि तुम भी चुप हो जाओ, लेकिन वो चुप नहीं होती तो वो उसे भी चाकू मार देता है। जिन घर से निकल ही रहा था कि वहाँ पे एक छोटा बच्चा उसे बुलाता है और कहता है कि मेरी मॉम कहाँ पे है।
जिन उसके पास जाता है और उसको कहता है कि तुम 1 से लेके 100 तक अपने ब्लैंकेट में काउंटिंग करो जब तक मैं तुम्हारी मॉम और तुम्हारी बहन को लेके आता हूँ। जब जिन घर से निकल रहा था तो वहाँ पे एक फैमिली पिक्चर देखता है जिसमें वो डॉक्टर था। जिन जब डॉक्टर की पिक्चर देखता है तो वो समझ जाता है कि उसी ने अपनी बीवी को मारने के लिए उसे ऑर्डर दिया था, क्योंकि कॉल वाले आदमी की भी आवाज उस डॉक्टर की तरह थी। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर को कॉल आती है और वही छोटा बच्चा उसे कॉल करता है और कहता है कि मॉम और बहन दोनों नहीं उठ रही, वो खून से भरी हुई हैं। जिन भी वहाँ आ चुका था और ये लोग हॉस्पिटल की बिल्डिंग के रूफ पे थे। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी बीवी को मारने का कहा था लेकिन तुमने मेरी बेटी को भी मार दिया। जिन कहता है कि तुम अपनी बीवी को मारने का ऑर्डर मुझे कैसे दे सकते हो, तुम किस तरह के आदमी हो। वो उससे कहता है कि मैं सिर्फ अपनी फैमिली को सड़क पे आने से बचा रहा था, उसकी बीवी के मरने से उसे इंश्योरेंस पेमेंट मिलती। वो जिनको कहता है कि वो उसे जान से मार देगा क्योंकि उसने उसकी बेटी को मार दिया है। इन दोनों के दरमियान हाथापाई होती है। इसी दौरान डॉक्टर को धक्का लगने से वो बिल्डिंग से लटक जाता है। जिन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो नीचे गिर के मर जाता है। प्रेजेंट में जिनको होश आता है हॉस्पिटल के बेड पे, उसे सब कुछ याद आ चुका था। वहाँ पे यू भी था, यानी मिस्टर चोई जिनके पास आता है और कहता है कि कुछ लोग जल्दी बिल्कुल नहीं मरते। वो जहर का इंजेक्शन भरता है। वो इंजेक्शन को जिन की ड्रिप में इंजेक्ट करने ही वाला होता है कि जिन उससे कहता है कि विक्टिम की फैमिली को सॉरी कह देना। मिस्टर चोई कहते हैं कि इसका मतलब तुम्हें याद आ गया है, तो बताओ तुमने उस रात उस औरत और उसकी बेटी को क्यों मारा था। उसके पूछने पर जिन उसे नहीं बताता तो वो उससे कहता है कि वो छोटा बच्चा मैं ही हूँ, तुमने मुझे बोला था कि 0 से लेके 100 तक 10 टाइम्स काउंट करो। जिन हैरत में था। मिस्टर चोई कहता है क्या मेरे बाप ने ही मेरी माँ को मारने का कहा था इंश्योरेंस पेमेंट के लिए। जिन रोने लगता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये मैंने खुद ही किया था। वो भला उसे क्या बताता। मिस्टर चोई कहते हैं कि या तो मुझे पागल समझ रहे हो, मुझे पता है कि मेरे बाप ने ही ऑर्डर दिया था। वो उसे बेस्ट ऑफ लक कह के वहाँ से चला जाता है। जिन बहुत गिल्ट में था कि उसने 3 लोगों का मर्डर किया है। वो उसी जहर के इंजेक्शन को इंजेक्ट करके मर जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर चोई अपनी जिंदगी से हार चुके थे। वो बिल्डिंग की खिड़की खोल के वहाँ से छलांग लगा के सुसाइड कर लेते हैं। मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है जो कि 1997 में था, जब जिन पार्क में था। वो वहाँ पे एक छोटे बच्चे से मिला था जो कि मिस्टर चोई थे। उस वक्त वो सिर्फ 5 सालों का था। इन दोनों के दरमियान थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है और उसके बाद मिस्टर चोई अपनी फैमिली के साथ चले जाते हैं और दूसरी तरफ जिन भी चला जाता है अपनी फैमिली के साथ और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।